दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 22। लेकिन उससे पहले अगर आपने एपिसोड 21 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉ ज़ैंग यंग मास्टर से कहता है कि मैं जिंगसू को कभी हर्ट नहीं कर सकता और मैं कभी ऐसा करूँगा भी नहीं। फिर सुबह के टाइम पे हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर और मिस्टर ज़ैंग दोनों ही आराम से बैठे होते हैं और मिस्टर ज़ैंग कहते हैं, यंग डोंग तुम ना जिंगसू के साथ खेल रहे हो तो बंद कर दो, उसे लेकर सीरियस हो जाओ। क्योंकि मिस्टर ज़ैंग जानते हैं कि जो सेकंड मास्टर है ज़ॉ ज़ैंग, वो जिंगसू को लेकर सीरियस थे। और फिर यंग मास्टर जिंगसू को लेकर ना कहीं बाहर आता है, जिस पर जिंगसू कहती है कि आप मुझे इतनी लेट यहाँ पर क्यों लेके आए। जिस पर यंग मास्टर कहता है, मैं ना तुम्हें एक मैजिकल ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है, मैजिकल ट्रिक। एक्चुअली इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। फिर यंग मास्टर ना फायर क्रैकर्स चलाते हैं, लाइट से काफ़ी बड़ा हार्ट बनाते हैं और एक बड़ा टावर सजाते हैं और ये ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है, जिसे देखकर जिंगसू भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है उस नज़ारे को देखकर। और फिर वहाँ पे ना कई सारे म्यूजिशियन म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा होता है। और फिर यंग मास्टर जिंगसू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, जिंगसू तुम्हें पता है जो तुम्हारी स्माइल है वो मुझे सबसे ज़्यादा खुश कर देती है इस दुनिया में। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी जो दिल में है ना थोड़ी सी जगह दो और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो मेरे साथ शेयर करो। मैं और जिंगसू मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो जिंगसू को वही इयररिंग देते हैं जो उन्होंने जिंगसू के लिए खरीदे होते हैं और उन्हें काफ़ी रोमांटिक वे में प्रपोज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी जिंगसू कुछ समझ नहीं पाती और उन्हें ना मना कर देती है। जिस पर यंग मास्टर खड़े होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगा ना, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। जिस पर जिंगसू सोचती है, यार ये तो हर लड़की का ड्रीम है, कितना रोमांटिक सीन है, हर लड़की ये सब चाहती है, लेकिन मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों हाँ नहीं बोल पा रही। फिर जिंगसू सॉरी कहते कहते काफ़ी परेशान होती है, सॉरी कहती जाती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारे हमारे यंग मास्टर हमेशा कोई ना कोई इनका दिल तोड़ ही देता है। जिंगसू घर जाते हुए भी सोच रही होती है कि मेरी खुशी, एक्साइटमेंट सब कुछ कहाँ चली गई सब कुछ, और मेरा मन इतना घबराया हुआ क्यों है, मेरा मन शांत क्यों नहीं है। फिर हमें सुबह नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंग हाई कह रहा होता है कि आपको पता है हमारे यंग मास्टर ने मिस जिंगसू को प्रपोज किया है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारी भाभी है, सबको ये बात पता है, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं ज़रूर कुछ कर दूंगा। टेंग है ना काफ़ी ज़्यादा टेम्पर में होता है और ज़ॉ ज़ैंग बेचारा सुन रहा होता है। तभी वहीं पर शी हाओ आता है और कहता है कि सेकंड मास्टर मिस्टर फैंग ने ना आपको बुलाया है, उन्हें बिजनेस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है और आपको जाना पड़ेगा। ज़ॉ ज़ैंग के टीचर ने ज़ॉ ज़ैंग को और मिस्टर फैंग को बुलाया होता है। एक्चुअली वो जर्मन के साथ ना बंदूकों को लेकर कोई डील कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए और उन दोनों की ओपिनियन लेने के लिए उन दोनों को बुलाया होता है। और उनकी बातें ना ज़ॉ ज़ैंग काफ़ी ध्यान से सुन रहा होता है और मिस्टर फैंग भी उनकी बातों को सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्री भी होते हैं उसकी बातों से। और उसके मास्टर कहते हैं कि हम ना जर्मन के साथ ये डील करेंगे, बंदूकें मंगवाएंगे उनसे, इससे ना हमारा रूट चेंज हो जाएगा और हम बाकी देशों से मंगाते हैं तो हमें ना काफ़ी पैसा देना पड़ता है और ये ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट का बात होगी। जिस पर मिस्टर फैंग भी कहते हैं, हाँ हाँ ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है, इससे हमें प्रॉफिट भी होगा और मैं ना इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। जब ज़ॉ ज़ैंग के मास्टर ज़ॉ ज़ैंग का ओपिनियन पूछते हैं तो ज़ॉ ज़ैंग पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉफिट वाली बात है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा इन सब से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी और इससे कहीं ना कहीं जापानीज़ आर्मी को भी ना काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी और हम पर हावी हो सकती है। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं, ये तो सिर्फ एक बिजनेस डील है और इस सब से क्या होने वाला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और अगर हमसे वो गन नहीं खरीदेंगे तो वो किसी और से खरीद लेंगे। जिस पर मिस्टर फैंग कहता है, ये ना यूं ही परेशान हो रहा है, पता नहीं क्यों ही दिमाग लगा रहा है। जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहता है कि कब से ना जापानीज़ की नज़र है शंघाई पे, मुझे डर है कि वो ना हमारे बिजनेस को सोलो ना कर लें और हमें ख़त्म ना कर दें। जिस पर फैंग कहते हैं कि वो चुटकी
मुट्ठी भर जापानीज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे और क्या प्रॉब्लम है इस डील में होने में, मुझे तो कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं दिख रहा। जिस पर जो मास्टर होता है ज़ोज़ेंग की, वो कहते हैं इसके बारे में ना बाद में बात कर सकते हैं। ज़ोज़ेंग मिस्टर फैंग को ना काफ़ी घूर के देख रहा होता है। मिस्टर फैंग भी चुप हो जाता है और उसके मास्टर कहते हैं कि ज़ोज़ेंग मुझे ना बाहर कहीं घूमने जाना है, तुम मुझे लेकर जा सकते हो। ज़ोज़ेंग अपने मास्टर को लेकर बाहर आता है और उस जगह को देखकर उसका मास्टर कहता है ज़ोज़ेंग मैंने ना पहली बार तुम्हें यहीं पर देखा था, क्या तुम्हें याद है? जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है हाँ मास्टर, मुझे ना अच्छे से याद है वो सारी बातें। और फिर उसके मास्टर कहते हैं पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम अपने भाई टेंग आई के साथ ना काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे और लोगों ने तुम्हें घेर रखा था, लेकिन तब भी तुमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था और तुमने एक बात कही थी कि हमें हमेशा रिग्रेट होता है कि हमें हेवन मिलेगा या फिर हेल मिलेगा, लेकिन ये ना इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह मरते हैं, किस तरह जीते हैं, उस पर हमें डिपेंड करता है। और मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो है जो सबसे अलग है, और फिर मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया। और जिस पर जो ज़्यादा कहता है वो कहता है मैं आपकी वजह से ही सब कुछ हूँ। जिस पर वो मास्टर भी कहता है हाँ अब तुमने सही बात की, तुम जो कुछ भी हो ना मेरी वजह से हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपनी आधी जो फोर्स है अपने आदमी है वो तुम मिस्टर फैंग को दे दो, और इस बात पे कोई आर्ग्यू नहीं होनी चाहिए। फिर हमें ज़ोज़ेंग और उसके भाइयों को उसके कैबिन में दिखाया जाता है जहाँ पर टेंग आई गुस्सा कर रहा होता है कि हमें मास्टर ये सब करने के लिए कैसे कह सकते हैं, आप वो आपकी ताकत कम करना चाहते हैं क्या? अगर हम अपने आदमी मिस्टर फैंग को दे देंगे तो वो कितने पावरफुल हो जाएंगे। मुझे लगता है ना कि वो ना बुढ़ापे के कारण सठिया गए, उन्हें पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। जिस पर शी हाउ कहता है कि सर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। अगर हम मिस्टर फैंग को अपने आदमी दे देते हैं तो वो ना काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और टेंग आई तब भी गुस्सा कर रहा होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर ज़ोज़ेंग कहता है कि जो हमारे मास्टर ने कहा है वही करो, हमारे मेंबर है ना उन्हें दे दो। जिस पर टेंग आई कहता है आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? जिस पर ज़ोज़ेंग का एक भाई कहता है कि हमारे मास्टर जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तुम शांत रहो। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फैंग आए होता है और मिस्टर फैंग ना वहाँ के रेगुलर कस्टमर होते हैं। तो फिर वो वेटर कहता है कि आपके लिए रेगुलर वाली ड्रिंक लाऊं क्या? जिस पर फैंग भी कहता है हाँ हाँ वही ले आओ। फिर वो वेटर जाता है और उस ड्रिंक में ना कुछ पाउडर वाउडर मिला रहा होता है। एक्चुअली इस पाउडर के बारे में आपको बाद में बताऊंगी या फिर आपको बाद में पता चल जाएगा ये क्या है। और फिर मिस्टर फैंग इन सबसे अनजान रहते हैं और है ना आराम से म्यूजिक एंजॉय कर रहे होता है। वो वेटर उसे वहीं पर ड्रिंक दे देता है जिसने उसमें कुछ मिलाया था और मिस्टर फैंग ना अपना दिमाग लगाए बिना उसे ना ड्रिंक कर लेते हैं। एक्चुअली इनमें पास दिमाग है ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पर्ल जिनसे वो डील होने वाली थी वो आ रहे होते हैं और मिस्टर फैंग ना उनका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। और जैसे उसके उतरने के बाद कहता है कि हेलो मेरा नाम ना मिस्टर फैंग है, मुझे मतलब मेरे मास्टर ने भेजा है और मैं ना आपको यहाँ से लेने आया हूँ। जिस पर वो आदमी भी कहता है कि हेलो मिस्टर फैंग कैसे हैं आप वगैरह वगैरह ये सब कहता है। और मिस्टर फैंग उस आदमी से कहता है एक्सक्यूज मी मुझे ना थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा। और ये सुनकर ना ज़ोज़ेंग का भाई थोड़ा स्माइल कर रहा होता है जैसे इसका कोई प्लान कामयाब हो रहा होता है ज़ोज़ेंग का। एक्चुअली वो पाउडर ना अपनी भाषा में जवाल गोटा जिसे कहते हैं वो होता है। और फिर जो ज़ोज़ेंग का भाई है वो उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर फैंग को तो थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें ना एक अर्जेंट काम आ गया है, आप मेरे साथ चलिए। जिस पर वो फॉरेनर भी कहता है ठीक है चलते हैं आपके साथ, और आपके साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ जाओ मिस्टर फैंग के साथ जाओ, बात तो एक ही है। और फिर ज़ोज़ेंग का भाई उसे अपनी कार में बिठाता है और वहाँ से चला जाता है। जब मिस्टर फैंग आते हैं तो कहते हैं कि वो कहाँ गया वो फॉरेनर। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो ज़ोज़ेंग के भाई के साथ चला गया। तो मिस्टर फैंग उसे डांटते कि तुम पागल हो क्या, कैसे जाने दिया उस फॉरेनर को उसके साथ। और मिस्टर फैंग ना अपनी कार से उस ज़ोज़ेंग के भाई के कार का पीछा करने लगता है और वो ना उस कार को ज़ोज़ेंग के भाई के कार एकदम पास ले आता है और देखता है कि फॉरेनर ठीक है ना, और वो देखता है कि फॉरेनर तो आराम से बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपनी कार को ज़ोज़ेंग के भाई की कार के आगे ले लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसे पता चल जाए कि हाँ भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो फैंग बार बार मुड़कर देख रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है। तभी मिस्टर फैंग की कार के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जो ज़ोज़ेंग का भाई है उसने ना उस फॉरेनर का मुंह दबा दिया होता है ताकि वो आवाज़ ना करे। तभी उनकी जो कार है मतलब ज़ोज़ेंग के भाई की उसको ना रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी कार से, और उस जो उनकी कार थी उनको ना किसी चीज़ से ढक देते हैं। वाह भाई ज़ोज़ेंग ने क्या दिमाग पाया कसम से। और इन सब के बीच जो मिस्टर फैंग होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि कब रिप्लेस हुआ। और ज़ोज़ेंग का भाई उस फॉरेनर से कहता है आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है, आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, शांत हो जाइए। और वो दोनों कार जो मिस्टर
फैंग के घर पे आ जाती है। और जब मिस्टर फैंग कार से उतरते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो उस कार में ना वो फॉरेनर और ज़ॉज़ेंग का भाई नहीं होता बल्कि कोई दूसरे ही बंदे होते हैं। ज़ॉज़ेंग का भाई उस फॉरेनर को ज़ॉज़ेंग के पास लाता है तो वो फॉरेनर कहता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर, और मिस्टर फैंग कहाँ है, मुझे उनसे मिलना था, मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना था। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है, हेलो मेरा नाम ज़ॉज़ेंग है। जिस पर वो फॉरेनर कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ शायद, और तुम मुझे क्या चाहते हो। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है, अच्छी बात है तुम मुझे जानते हो, अब मेरा ना टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये जो हमारी आर्म की डील हो रही है मैं उसे कैंसिल करना चाहता हूँ, और ये डील नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे साथ। जिस पर वो फॉरेनर कहता है, ये ना तुम्हारे मास्टर के ओपिनियन नहीं है, वो कहाँ पे है, मुझे उनसे मिलना है। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि जो मेरे मास्टर है ना, उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया, अब वो तुम्हारे साथ ये डील नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने बिहाफ पर मुझे भेजा है इसे कैंसिल करने के लिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो मिस्टर फैंग से मिलना है, मुझे सिर्फ उनसे ही बात करनी है, कहाँ है, और मुझे इस तरह लाने का क्या मतलब है तुम्हारा, और मुझे जाने दो यहाँ से। जिस पर जो ज़ॉज़ेंग है वो कहता है कि तुम ना चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम ना कहीं पर जाने लायक नहीं रहोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ करा ना तो मुझे डर है कि तुम शंघाई से आने में डरो ना। और ज़ॉज़ेंग का भाई भी उसे समझा रहा होता है, बेटा मान जा, चुपचाप चला जाए यहाँ से। मिस्टर फैंग ज़ॉज़ेंग के मास्टर की कान भर रहा होता है, कह रहा होता है कि ज़ॉज़ेंग को अच्छे से पता था हम दोनों उनके साथ बिजनेस डील साइन करने वाले थे, लेकिन फिर भी ज़ॉज़ेंग ने ये सब कुछ किया। अब ना ज़ॉज़ेंग की मनमानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, आपको उन्हें रोकना चाहिए। जिस पर मास्टर भी कहते हैं, हाँ मैंने ज़ॉज़ेंग को ना काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर लिया, वो ना कुछ ज़्यादा मेरे अगेंस्ट जाने लगा है, उसे ना थोड़े पनिशमेंट की ज़रूरत है। तुम ऐसे करो कि उसे मतलब ज़िंदा छोड़ना, लेकिन उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे पनिशमेंट दो। फिर मिस्टर फैंग कहते हैं, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा रूमर सुने ज़ॉज़ेंग के बारे में, और ज़ॉज़ेंग के मास्टर कहते हैं, बोलो तुमने क्या क्या सुना है, मुझे सब कुछ बताओ। फिर मिस्टर फैंग सुनाना शुरू करते हैं कि मैंने सुना है कि ज़ॉज़ेंग आपको कहता है कि आप ना बूढ़े हो चुके हैं, आपको बिजनेस नहीं आता, आप ना यूँ ही है ना बेकार हुए हैं, आपने मरने वाले हैं, और वो ना आपकी जगह लेना चाहता है, और है ना काफ़ी ज़्यादा बुरा कह रहा होता है आपको। जिस पर मास्टर कहते हैं, ज़ॉज़ेंग की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कह रहा है, मैं उससे बना सकता हूँ तो उसे बर्बाद भी कर सकता है, वो शायद भूल गया है इस बात। ज़ॉज़ेंग अपने केबिन में बैठा होता है और टैंग आई कहता है कि सर आपने तो उस फॉरेनर को भगा दिया, कितना अच्छा रहा, लेकिन मान लो अगर वो दोबारा आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और फिर शी हाओ कहता है कि सर हमने मिस्टर फैंग के अगेंस्ट फिर से एक काम किया है, पता नहीं क्या होगा। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है, अगर हमने उनके अगेंस्ट जाकर कोई काम किया है तो वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमें ना उस अपने काम के रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि पता नहीं क्या करेंगे वो। फिर ज़ॉज़ेंग के पास मिस्टर ज़ैंग आते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि बाहर की तरफ कुछ प्रॉब्लम है आउटसाइड में, मैं नहीं जानता कि तुम उसे कैसे डील करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ज़ैंग फैमिली है उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और वैसे भी जो तुम्हारे टीचर हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनके मरने के बाद जो कुछ भी है वो सब तुम्हें ही जाने वाला है, तुम्हें ही बिलोंग करेगा। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, आप सीधे सीधे बताइए ना आप यहाँ पे आए क्यों हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। जिस पर मिस्टर ज़ैंग कहता है, तुम ना मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ, तुम जानते हो यिंगडोंग मेरा भाई है, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करता हूँ, उसके साइड हमेशा रहता हूँ, चाहे वो कितनी भी गलती करे चाहे ना करे, मुझे उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम जानते हो जिंगसू एक वुमेन है, और वो उसे ना एक सेफ लाइफ डिज़र्व करती है, लेकिन जब भी तुम्हारी साइड रहेगी तो उसे ना कुछ प्रॉब्लम होगी ही, तुम्हारे एनिमी उसे वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और वो ना सेफ नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, और तुम्हें छोड़ देना चाहिए जिंगसू को। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि सर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये सब, एक लड़की का क्या इच्छा है ये आपको कैसे पता, और हर किसी की ना खुशी की एक अलग स्टेट हो सकती है, और कुछ चीज़ों पे हमारा चाह कर भी कंट्रोल नहीं रहता, और ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। ज़ॉज़ेंग के मन में कहीं ना कहीं मिस्टर ज़ैंग की बातें घुस जाती है, और वो कहता है कि जिंगसू मैं तुम्हें अश्योर करवाता हूँ कि मैं तुम्हें फ्यूचर में एक हैप्पी और सेफ लाइफ दूंगा। फिर हमें मियोन कॉस्मेटिक कंपनी दिखाई जाती है, जहां पर ज़ॉज़ेंग एक फ्लावर का बुके लेकर जिंगसू का वेट कर रहा होता है। जब जिंगसू वहां पे आती है तो सबसे पहले ये पूछती है, ज़ॉज़ेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि मैं ना ये बुके तुम्हें देने आया था, और ज़बरदस्ती वो बुके जिंगसू को हैंड ओवर कर देता है। फिर जिंगसू पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब किस लिए आए हो। ज़ॉज़ेंग कहता है, आज ना मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ और लास्ट में डिनर करना चाहता हूँ। ज़ॉज़ेंग साफ साफ बोलो ना, तुम जिंगसू के साथ डेट पे जाना चाहते हो, इतना क्यों घुमा रहे हो। जिस पर जिंगसू कहती है, लेकिन क्यों, तुम क्यों जाना चाहते हो मेरे साथ। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसीलिए।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो थिएटर के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन जिंगसू जोजेंग को रोकती है। एक्चुअली जिंगसू की नज़र रोस्टेड चेस्टनट्स पे पड़ती है और वो उसे खरीदना चाहती है। जोजेंग जिंगसू के लिए वो रोस्टेड चेस्टनट खरीद लेता है और जिंगसू जब उसे लेने की कोशिश करती है तो वो कहता है ये ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तुम रहने दो, मैं इसे पकड़ लूंगा। जिंगसू बार बार उस रोस्टेड चेस्टनट को लेने की कोशिश करती है, लेकिन जोजेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे लेकर भाग नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसे पकड़ रहा हूँ, समझ गई तुम। दोनों पिक्चर देखते समय जोजेंग उसे चेस्टनट खिला रहा होता है। जोजेंग की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जिसके हाथ में एक गन होती है, जिसे देखकर जोजेंग जिंगसू का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और शीहाओ को इशारा करता है। शीहाओ उस इशारे को समझ जाता है और फिर शीहाओ उस इंसान को मार देता है, ठिकाने लगा देता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर टेंग हाई और शीहाओ दोनों ही पहरेदारी कर रहे होते हैं। उस रेस्टोरेंट में जिंगसू और जोजेंग अपने डिनर के लिए आए होते हैं। जिंगसू जोजेंग से पूछती है आज तुमने मुझे मूवी दिखाने ले गए, मुझे डिनर करा रहे हो, आज बात क्या है। जिस पर वो वेटर खाना लेकर आ जाता है और वो जानबूझकर जिंगसू की फोक को नीचे गिरा देता है और उठाने के बहाने टेबल के नीचे बॉम्ब लगा देता है और कहता है ये चम्मच गंदी हो गई है, मैं दूसरी चम्मच लेके आता हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है कि मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, मैं जाके आती हूँ। जब जिंगसू रेस्ट रूम जाती है तो जोजेंग उसका डिश कट कर देता है। जिंगसू जब बाहर आती है तो देखती है कि उसकी डिश ना काफी अच्छे से कटी हुई है, कटिंग हो रखी है उसकी डिश की। जोजेंग जिंगसू से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन जिंगसू कहती है कि वो वेटर अभी तक नहीं आया, वो स्पून लेने गया था ना, वो अभी तक नहीं आया। जिस पर जोजेंग को भी याद आता है हाँ यार वो चला कहाँ गया। तब जोजेंग उस आदमी को देखता है तो वो ना जोजेंग के डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब जोजेंग को याद आता है ये तो वही आदमी है जो वेटर बनकर आया था। जोजेंग जब टेबल के नीचे देखता है तो वहाँ पे बॉम्ब होता है। जोजेंग बिना टाइम वेस्ट किए जिंगसू को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और तभी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जोजेंग जिंगसू को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है और टेंग आई और शीहाओ से कहता है पकड़ो उस इंसान को। टेंग आई और शीहाओ उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। जोजेंग जिंगसू को चेक करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। जिस पर जिंगसू भी कहते हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर क्यों हुआ, किसने किया और क्या मोटिव था उसका। जिस पर जोजेंग कहता है कि मैं यहाँ पे था इसीलिए ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर जोजेंग जिंगसू को घर छोड़कर वापस जा रहा होता है तो जिंगसू ने उसे रोक लेती है और कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ, जो तुम्हें मारना चाहते थे उनके बारे में क्या होगा। जिस पर जोजेंग कहता है तुम ना इतना ज़्यादा कंसर्न मत दिखाओ मुझे और मैं अपने मैटर को खुद हैंडल करना अच्छे से जानती हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि आज रेस्टोरेंट में तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, क्या कहने वाले थे बताओ। जिस पर जोजेंग कहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगा। फिर जोजेंग एक नाइट क्लब में बैठा होता है और जो कुछ भी आज का इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठे हो, जरूर कोई ना कोई बात है, मैंने सुना है आज तुम जिंगसू के साथ थे, तुमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया और तुमने कहा था ना तुम जिंगसू को हमेशा सेफ रहोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे सेफ रख पाओगे। जिस पर जोजेंग कहता है मैं कोई कैदी हूँ क्या और तुम क्या कोर्ट की जज हो जो ये सब कह रहे हो। यंग मास्टर कहते हैं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन तुम ही सोचो जिंगसू एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती है, इतनी स्मार्ट है, ब्रेव है, लेकिन तुम ही सोचो जब भी वो तुम्हारे साथ रहती है किसी ना किसी डेंजर में रहती है और है ना उसकी लाइफ हमेशा खतरे में पड़ जाती है। जिंगसू तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं हो, तुम उसके लिए, तुम्हारे लिए जिन लेन परफेक्ट है लेकिन जिंगसू नहीं। और दूसरी तरफ जोजेंग के भाई टेंग आई कह रहा होता है कि यंग मास्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं, सब जानते हैं कि जो हमारे सेकंड मास्टर है वो जिंगसू के लिए कितना पॉजेसिवली प्यार करते हैं उससे। जिस पर शीहाओ कहता है कि तुम चुप करो, तुम सेकंड मास्टर को इरिटेट कर रहे हो, बकवास बंद करो। और जोजेंग सोच रहा होता है कि मिस्टर जैंग ने क्या क्या कहा होता है कि जिंगसू एक वुमेन है और अगर तुम्हारे जो एनिमी है वो उसे यूज़ कर सकते हैं एक वेपन की तरह तुम्हारे खिलाफ, उसे एक सेफ लाइफ चाहिए, एक फ्री लाइफ चाहिए, लेकिन तुम्हारे साथ ये पॉसिबल नहीं है। और जोजेंग को ये भी याद आता है कि कैसे एक जापानीज बंदे ने जिंगसू के ऊपर हमला किया होता है, जिंगसू आग में भी फंस चुकी होती है और वो कहता है कि जिंगसू मैं तुम्हें ना प्रोटेक्ट करके रहूंगा और जो वो जापानीज है ना उन्हें तुम्हें शंघाई से धक्के मार के बाहर निकाल के रहूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू। दूसरी तरफ शीहाओ उस आदमी को मार रहा होता है जिसने थिएटर में उन पर हमला करने की कोशिश की थी और शीहाओ कहता है कि सर हमें फाइनली पता चल गया है किसने ये सब करवाया था। जिस पर जोजेंग कहता है वो मेरे मास्टर थे ना। जिस पर शीहाओ कहता है आपको पता था। जिस पर जोजेंग कहता है जो भी मैंने उस फॉरेनर के साथ किया था उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलने ही वाला था और सिर्फ शंघाई में वही हैं जो मेरे ऊपर ये हमला करवा सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। जिस पर शीहाओ कहता है कि सर अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर जोजेंग कहता है मेरे मास्टर इस बात को इतने आसानी से एडमिट नहीं करेंगे
करेंगे, ज़रूर वो कोई डीप प्लानिंग कर रहा है। जिस पर शी हाओ कहता है कि जब भी वो कुछ डीप प्लानिंग करता है तो वो बहुत रिस्की होता है और पता नहीं क्या होगा, हमें ना सबसे पहले मूव करना चाहिए उनके ऊपर। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है कि तुम भूलो मत, वो हमारे टीचर हैं, मैं उनके ऊपर कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, और आफ्टर ऑल वो कुछ भी करे वो है तो मेरे टीचर ही। फिर हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है, जिसके बाहर ज़ोज़ेंग ना काफ़ी टाइम से जिंगसू का वेट कर रहा होता है, और वो ना जिंगसू उसके पास आती है तो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ोज़ेंग जिंगसू को ना उसकी फेवरेट सारी खाने की चीज़ें देता है, चेस्टनट्स, वो केक, सब कुछ, और कहता है कि इतने सारे चीज़ें तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगी, और है ना इन्हें ना एक एक करके खाना, ऐसा मतलब नहीं है कि तुम लालच में सब कुछ खा जाओ, और है ना इतना ज़्यादा अच्छा से ध्यान रखना, और ज़्यादा काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो ये सब बोल रहा होता है। जिंगसू समझ ही नहीं पाती है कि इन सब का मतलब क्या था, और वो अंदर ले आते हैं उन सब चीज़ों को। तभी जिंगसू के घर की डोरबेल बजती है, और जिंगसू बाहर देखने जाती है कि कौन है जिसने ये डोरबेल बजाई है, और वो कोई और नहीं हमारे यंग मास्टर होते हैं, और जिंगसू उसको फ्लावर देते हैं। जिस पर जिंगसू कहती है ये फ्लावर किस लिए। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि आज तो वीकेंड है, वीकेंड के दिन घर कौन रहता है, चलो बाहर चलते हैं। जिस पर जिंगसू पूछती है कि बाहर, लेकिन कहाँ जाना है ये भी तो बताओ। यंग मास्टर जिंगसू को मूवी दिखाने लेकर आते हैं, लेकिन जिंगसू ना चलते चलते बीच में रुक जाती है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा होता है। और फिर जो यंग मास्टर वो कहते हैं तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए क्या। जिस पर जिंगसू कहती है यहाँ पे ना एक चेस्टनट वाला हुआ करता था, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। और फिर जो यंग मास्टर है वो जिंगसू को ना ले जाता है। सब लोग वो मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन जिंगसू ना अपने ख्यालों में व्यस्त होती है। उसे याद आता है कि ज़ोज़ेंग ने किस तरह से चेस्टनट अपने हाथों से खिलाया था, उसे उस बॉम्ब ब्लास्ट से भी बचाया था, और उसने कहा था कि है ना अपना अच्छे से ध्यान रखना, और है ना ज़्यादा काम वाम मत करना। और यंग मास्टर ना मूवी देखकर हंस रहे होते हैं, और उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि जिंगसू तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और वो पूछते हैं जिंगसू से जिंगसू क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। जिस पर जिंगसू कहते हैं मैं ना अच्छा फील नहीं कर रही, मुझे ना वापस जाना है। जिस पर यंग मास्टर भी कहते हैं ठीक है हम वापस चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो जाते समय पूछ रहे होते हैं जिंगसू तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पर जिंगसू कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। और आज जब मैं ज़ोज़ेंग के साथ पहले मूवी देखने आई थी और है ना डिनर किया था, तो वहाँ पे ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज सुबह ज़ोज़ेंग मेरे पास आया और मुझसे ना अजीब अजीब सी बातें कह रहा था, अपना ध्यान रखना। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं कि शंघाई में किसी की हिम्मत नहीं है उसे हाथ लगाने की, तुम चिंता मत करो। फिर रात में हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगसू देखती है कि कोई उस पर गोली चला रहा है, और बीच में ज़ोज़ेंग आ जाता है जिंगसू को बचाने के लिए, और बुलेट उसे लग जाती है। जिंगसू अपने सपने से बाहर होती है, एक्चुअली ये सब ना एक सपना होता है, और सोचती है कि कैसे ज़ोज़ेंग ने पहले भी एक बुलेट खा चुका है, उसके चक्कर में उसे है ना एक्सीडेंट से बचा चुका है। और है ना ज़ोज़ेंग ने जिंगसू के लिए वो मीट भी कट किया होता है, और कहा होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी मीट कट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कर दिया करूँगा। उसके लिए खाना भी पकाया, जो ज़ोज़ेंग ने ना आज तक किसी वुमेन के लिए नहीं किया है, और उसे पहाड़ी से गिरने से भी बचाया है। और जिंगसू को फाइनली रियलाइज़ हो ही जाता है कि वो ज़ोज़ेंग को बहुत लाइक करती है, और वो कहती है मुझे ना नियांग रेजिडेंस जाना ही पड़ेगा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसे सब कुछ बताना पड़ेगा मेरे दिल में क्या है। और एपिसोड 22 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।